ठीक है, चलो। तो इस स्टार्ट के पैराग्राफ का सिंपल मीन क्या निकला? थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर है? डायनामिक का मतलब आपको पता ही है। तो बस इसमें जो फोकस करने वाली लाइन है ना, हमें देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जीज है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जेंस। बस इतना इनफ है। इस पैराग्राफ से काम की बात इतनी है कि एक फॉर्म एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हो, यही थर्मोडायनेमिक्स है। पहली बात तो इतनी क्लियर आपको शायद होगी। अब मैं जो आगे सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स और बाउंड्री है ना, इसको एक लाइन में खत्म कर देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं यूनिवर्स, ठीक है जी। यहां मैं लिख देता हूं सिस्टम, यहां इसके बीच में लिख देता हूं बाउंड्री, और यहां लिख देता हूं इसके बाद में सिस्टम हो गया, बाउंड्री हो गया, और फिर मेरे पास क्या हो गया? सराउंडिंग्स हो गया। तो सिस्टम कौन है? जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज कर लिया, आप और मैं, कोई भी हो सकता है। उसके बाद बाउंड्री होगी बच्चे, सराउंडिंग को बाउंड्री से। अगर आप मुझे चूज कर रहे हो ना थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, तो मैं आपका सिस्टम हो चुका हूं और आप मेरे लिए सराउंडिंग हो, और हम दोनों को जो एक दूसरे से सेपरेट कर रही है वो कौन है बच्चे? बाउंड्री है। सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग्स। तो बाउंड्री के बारे में हमें अलग अलग स्टेटमेंट लिखे मिल गए। क्या ये फ्लेक्सिबल हो सकती है? ओके। ये रिजिड हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। ये रियल हो सकती है? है ही बिल्कुल। क्लियर? आप और मैं की जो स्किन है वो रियल है। इमेजिनरी भी हो सकती है। क्लियर? नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, मतलब एडियाबेटिक। इसके अलावा कंडक्टिंग भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की, अगर आप इंसुलेटर कंटेनर ले रहे हो, इंसुलेटर वॉल्स ले रहे हो, तो एडियाबेटिक है, हीट का एक्सचेंज बंद कर दिया है। और अगर वही कंडक्टिंग वॉल्स है, मेटल की बनी हुई है, क्लियर, तो डायाथर्मिक वॉल्स है, मतलब कंडक्टिंग वॉल्स है। तो मेरे ख्याल में इतनी बात तो सारे बच्चों को क्लियर होगी कि सिस्टम कौन, सराउंडिंग कौन, बाउंड्री कौन। अब हमने पता ही क्या करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेनी है। अब जो आपके पास सिस्टम है ना बच्चे, इस सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सिस्टम के क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ बेसिस होता होगा, क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ बेस है, हर क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है। तो आप एक्सचेंज बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। एक्सचेंज किसका? मास का या हीट का, या दोनों का, या दोनों का ही नहीं। तो आपने क्या किया? मास और हीट के एक्सचेंज बेसिस पे एक ओपन सिस्टम रखा, एक क्लोज सिस्टम रखा, ठीक है जी। और एक आपने क्या कर दिया है? आइसोलेटेड। जब आप पीरियोडिक टेबल में डेफिनेशंस बोलते हो ना, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी नीडेड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मास और हीट दोनों का एक्सचेंज कंटिन्यू है। क्लोज का मतलब क्या हुआ? मास का एक्सचेंज बंद कर दिया, हीट का जिस 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 सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में मैं यस और नो लगा रहा हूं। हीट का एक्सचेंज अभी भी हो रहा है, लेकिन आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ? जिससे हीट का और मास दोनों का एक्सचेंज आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इन बातों को समझ पाए। आप भी चाय का कप रखो अपने पास, ओपन है, इसकी वॉल्स कंडक्टिंग है, तो यहां से हीट का और मास का दोनों का एक्सचेंज होता रहेगा। इसी चाय के कप को क्या कर दो? ढक दो। तो क्या होएगा? मास का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, बट हीट का एक्सचेंज होता रहेगा। थोड़ी देर में ठंडा होने वाला चाय का कप, उसके अंदर पड़ी हुई चाय। क्लियर? इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क ले लो, आइडियल थर्मस फ्लास्क ले लो। क्लियर है? उसके अंदर जो भी आपने भर रखा होएगा, ना तो वो मास का एक्सचेंज कर पाएगा, ना वो हीट का एक्सचेंज कर पाएगा। किसके साथ? विद सराउंडिंग। तो मुझे लगता है सारे बच्चों के दिमाग में मास और हीट के एक्सचेंज के बेसिस पे सिस्टम का क्लासिफिकेशन प्रॉपरली सेट हो गया, ओपन, क्लोज एंड देन आइसोलेटेड। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलो नेक्स्ट फोकस करते हैं इसके अंदर। ध्यान से सुनना और समझना, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। क्लियर? मैंने आपके नोट्स में लास्ट ईयर लिखवा दिया था, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स। क्लियर है? तो मैक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चे हमारी स्टडी ना कभी भी माइक्रो नहीं होगी थर्मो में, हमारी स्टडी ऑलवेज क्या होएगी? मैक्रो होएगी। थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रो पढ़ते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नामो निशान ही नहीं लेते हम लोग। हम पढ़ते एटम, एटम के ग्रुप, मॉलिक्यूल, इनको पढ़ते हैं। क्लियर? तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर एंट्री करूं अगर मैं, तो आप समझदार हो बच्चे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला था पिछले साल। तो मैंने यहां लिखा थर्मोडायनेमिक,
प्रॉपर्टीज, कूल होके सुनते रहो, मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप आराम से सीख जाओगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक आपके पास एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ? जिसका जिसका एक्सटेंशन कर सकते हो, जिसका एक्सटेंशन कर सकते हो। कुल मिलाकर इसका एक सिंपल ट्रिक सिखाया था आपको, डिविजिबल। अगर आपको वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज पे आना है, 11वीं क्लास लिखनी है, आप 11वीं में तो हो नहीं, मान लो लिखनी है, तो क्या बोलोगे? प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंडेंट ऑन मास एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर। क्लियर? एक होगी आपके पास इंटेंसिव, आप तो इसको पढ़ के भी आ गए हो, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां भी आपने ढेरों बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। क्लियर है? इंटेंसिव, तो आप क्या कहोगे? जो एक्सटेंसिव था उसका तो आपने क्या कर दिया, एक्सटेंसिव का तो आपने क्या कर दिया, डिवीजन। लेकिन इंटेंसिव का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आप जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे के अगर 2 पार्टीशन कर दें तो ऐसा थोड़ी है कि इसका टेम्परेचर हाफ हाफ हो जाएगा। इस कमरे का प्रेशर 1 atm है, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा थोड़ी है हाफ कर दो तो ये हाफ हाफ atm हो जाएगा। क्लियर? पानी का बीपी 100 डिग्री है तो 100 ही रहेगा, चाहे 10 ml हो चाहे 50 ml हो। क्लियर? लेकिन जो वॉल्यूम है वो डिविजिबल है, मास डिविजिबल है। क्लियर? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन पॉसिबल है। क्लियर है? तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया सारा के सारा। क्लियर? इसमें एमपी भी है, इसमें बीपी भी है। क्लियर? इसी में डेंसिटी भी है। क्लियर? इसी में हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है, इसी में हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है, इसी में हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। बताया था ना आपको कि आपके घर में चाय बने अगर और उसको 5 लोगों में बांट दो तो ऐसे थोड़ी है कि सबको टेस्ट अलग अलग आ रहा है, सबको टेस्ट तो वही आएगा ना। सिमिलरली लेबोरेटरी में आपके लिए ना टीचर ने n/10 का KMnO4 सॉल्यूशन बनाया 5 लीटर और 50 बच्चों में बांट दिया वही एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मिलेगी, सभी को n/10 ही मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर, कॉन्सेंट्रेशन ये तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी सीख लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव। ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ऐसी डेंसिटी तो होगी, एमपी हो गया, बीपी हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्लियर ना? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक है उसका, जिस भी सबस्टांस की बात कर रहे हो उसका करेक्टरिस्टिक है। चेक करना चाहते हो तो यहां वो मेरे साथ लो जी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म टिक कर रहा हूं हर एक चीज को, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों एक जैसे हो गए। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। और एक बात थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं, बता ही देते हैं। 2x का रेशो, 2 एक्सटेंसिव का रेशो क्या निकलता है, इंटेंसिव। तो मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर भी बताया था, प्रेशर भी बताया था, मोल फ्रैक्शन वापस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चला गया, एंथैल्पी बट मोलर, एंट्रोपी बट मोलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट इज पर ग्राम। क्लियर है? विस्कोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ given liquid. Okay, surface tension is the characteristic of given liquid, dielectric constant is the characteristic of given liquid. कुल मिलाकर जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो all are the intensive, और जिसको डिवाइड किया जा सके, क्लियर, जिसको डिवाइड किया जा सके, हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? गिब्स, ये तो बड़ा आसान था, EGSH। इसका कोड बताया था आपके नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा, EGSH। EGSH इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी, ये चारों के चारों टर्म एक्सटेंसिव है और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज भी करते थे ई नोट निकालने में। मान लो 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन दे रखी हैं, उनका अगर आप लोगों ने फाइनल एक नई इक्वेशन देकर ई नोट निकालना है तो आप उसको निकालते थे डेल्टा जी की हेल्प से। अगर आप नहीं भूले हो तो, अगर नहीं भूले हो तो मैं याद करवा दूं, N1 E1 नॉट, N2 E2 नॉट, क्लियर, डिवाइडेड बाय N3। उससे फाइनल इक्वेशन का क्या निकला था E3, जिसको क्या बोलती हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर है? कुल मिलाकर जो EGSH है वो एक्सटेंसिव है, लेकिन इन सबको मोलर 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 बना दो तो ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी, इंटेंसिव। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। डबल डॉल्फिन में क्या दे रखा है, जो मैंने बताया अभी, 2x का रेशो इन होएगा, मतलब 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो इंटेंसिव होने वाला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? ऐसी हीट कैपेसिटी पर मोल, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब क्या बन गए,
दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव हो गया है। तो अगर ये पेज आपको समझ में आ गया हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। ठीक है जी, तो इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल आएंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को लेकर। लो जी, नेक्स्ट फोकस मेरा किस तरफ बढ़ा, ये एक फॉर्मल सा स्टेप है, कोई ज्यादा अच्छा पेज नहीं है ये वाला ना। ज्यादा अच्छा पेज मतलब जैसे उसने मुझे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन समझाने, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन। तो मैंने बच्चों को एक बात बता रखी थी कि जब आप थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की बात करो तो इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका पता है क्या होता है, इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका पता है क्या होता है, कम वाले याद कर लो। तो पाथ फंक्शन बच्चों को पता है दो ही है, वर्क एंड हीट। जबकि जो स्टेट फंक्शन है रिमेनिंग ऑल जो याद आ जाए, जो याद आ जाए वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। क्लियर है, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, दोस ऑल आर द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब डिपेंड्स ऑन इनिशियल एज वेल एज फाइनल, बट वो किस पाथ से आया है उस पर कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं है। और जबकि आप तो फिजिक्स के अंदर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट कर करके, क्लियर, उनका एरिया कैलकुलेट करके, क्लियर ना, क्या निकालते हो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का कैलकुलेशन करते हो। इसका मतलब पाथ डिपेंडेंसी किसकी है, वर्क एंड हीट की। तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। अब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा था ये पेज कोई ज्यादा खतरनाक पेज है नहीं। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो इसको लेकर स्टेटसोमेटर सारी बातें बोल गया क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, इफ इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल साइक्लिक, इफ नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस दैट इज एडियाबेटिक। डबल डॉल्फिन्स चेक कर लेते हैं, कुछ खास तो नहीं लिखा। आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स व्हेन द सिस्टम हैज कंडक्टिंग वॉल्स, वो तो ठीक है, बात भी ठीक है, जब वॉल्स कंडक्टिंग होगी तभी तो हीट का एक्सचेंज कर पाओगे, और टेम्परेचर को क्या रख पाओगे, कांस्टेंट। मान लो टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बाहर ट्रांसफर कर दो, टेम्परेचर घटे जा रहा है, बाहर से अंदर ट्रांसफर करवा लो। और इन एन ओपन सिस्टम द कंटेनर विद कंडक्टिंग वॉल्स, क्लियर, डायथर्मिक तो वेरी फर्स्ट पेज पे बता ही दिया था आपको। एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स व्हेन इट इज इन क्लोज एज हैज अ नोन, वो तो ठीक है, नाम ही जिसका एडियाबेटिक है, नाम ही जिसका एडियाबेटिक है। तो अगर किसी को एडियाबेटिक बनाना हो तो भाई उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटर, ताकि हीट बाहर ना जा पाए। क्लियर है। उसके बाद है चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फंक्शन, वो तो श्योर है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक, इस वाले प्रोसेस में जिसका नाम साइक्लिक, मतलब इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल। क्लियर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आधा मिनट लगाना है आप सब बच्चों को ना, जिससे आपका पेज टू पेज सारे के सारे वर्ड टू वर्ड रिवीजन हो जाए। क्लियर ना, सुनो भाई, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज पुट थ्रू द सीरीज ऑफ चेंज एज शोन इन द ग्राफ एबीसी, मार्क द 3 स्टेजेस ऑफ द सिस्टम। तो मुझे ए से बी बताना है कैसा प्रोसेस है, ए से बी। आइसोकोरिक। वेरी गुड। और मुझे आपने बताना है बी टू सी, आइसोबारिक। आइसोबारिक। ये वॉल्यूम वर्सेस, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसमें स्टेटसोमीटर लगा दिया आपने ना। अच्छा जी, सी टू ए, आइसोथर्मल। आइसोथर्मिक। टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है जी। ओवरऑल चेंज साइक्लिक। साइक्लिक, चलो वेरी गुड। तो इस पेज की कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नजर आती नहीं थी, इसलिए मैंने इसको, वैसे छोटा कुछ नहीं फिर भी सब कुछ करवाई दिया आपको। क्लियर ना, ये इसका आंसर दे रखा है बच्चे, इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है, ये मोड ठीक है, ऐसे चलता रहूं कंटिन्यूअसली मैं। यस सर। चलो, इंटरनल एनर्जी यस मैंने, सर। ओके जी, इंटर तो आ गया भाई, हाँ जी सर। रात वाली डांट डाइजेस्ट होगी। यस सर। अच्छी बात है, और डांट खानी हो तो पंगा ले लेना थोड़ा सा। नो सर। वेरी गुड। सवेरे सवेरे वैसे ही मेरा मूड भी खराब करेगा तो पढ़ा भी करेगा। इंटरनल एनर्जी, हाँ जी। लिसन केयरफुली, इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है बच्चे, सम है, सम, किसका सम है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज का, जो मन में आए उसका नाम ले लो, जो मन में आए। क्लियर, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो मन में आए उन एनर्जी का सम ले लो। इवन कुछ ऐसी एनर्जीज भी इसके अंदर होंगी, क्लियर, इसको
कुछ ऐसी एनर्जीज भी इसके अंदर होंगी जिसका कि आप डिटर्मिनेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात बताया था अभी, वर्क एंड हीट वही पाथ फंक्शन है, बाकी जितने भी बच गए सब स्टेट फंक्शन है। बाकी जितने भी बच गए सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। पहली बात एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल है, EGSH, इसको मोलर कर दोगे तो एक्सटेंसिव की जगह इंटेंसिव हो जाएगी। फिर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिनका आप लोग डिटर्मिनेशन कर पाते हो, बिल्कुल ठीक बात है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनका डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आप कभी भी इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हमें साथ साथ में एक मैसेज और मिल गया, हमें मिल गया मैसेज कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की हमें नीड भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हम E1 E2 का डिफरेंस निकाल लेंगे। उसने कहा यार ये ठीक बात है, ना E1 पता चलता है ना E2 पता चलता, तुम E1 E2 का डिफरेंस जरूर निकाल लोगे। क्लियर? तो उसके लिए हमने एक बड़ा बढ़िया सा आंसर दे दिया, डेल्टा ई कैन बी कैलकुलेटेड, डेल्टा ई को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आपका फेवरेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, ना E1 पता चलता है ना E2 पता चलता है, बट QW से, पाथ फंक्शन से डेल्टा ई का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, अब हमें बताया जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे कैसे हो सकता है। हीट पास इनटू द सिस्टम, मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज तो और भी इसमें कर लेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, हीट पास इनटू और आउट, क्यू के बारे में बात कर रहा है, वर्क डन और बाय डब्ल्यू की बात कर रहा है, मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम। तो वो जो डिपेंडेंसीज हैं किस पर, डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज पर। तो कुल मिला के तीन तीन तरीके हमारे पास डेल्टा ई मेनली एनर्जीज की बात करें, क्योंकि मैटर का सम तो इसमें करेंगे नहीं, हीट इज इक्वल टू हीट प्लस सीटी तो होगा, तो क्यू और डब्ल्यू से एग्जैक्टली हम डेल्टा ई को कैलकुलेट कर पाएंगे। वन मोर थिंग, जो डबल डॉल्फिन है, क्लियर? क्या जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चे, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मान लो कहीं पर भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, तो वहां आपका डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा यू मतलब, बिकॉज किसी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो फिजिक्स भी पढ़ चुके हो 2 साल की। क्लियर? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। समझ गए भी इस बात को? अगला थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो शुरू कर रहा है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो शुरू कर रहा है, वो है मेरे पास वर्क। क्लियर? इसमें मेरा जो बच्चों के साथ जनरली डिस्कशन होता है ना, वो पता ही क्या है, जैसे पुरानी बातें तो रिपीट कर दो, पाथ फंक्शन है। क्लियर? लेकिन मैं बोलता हूं कि पहली बात क्या, W रिवर्सिबल, W इरिवर्सिबल। क्लियर? इनके फॉर्मूले लिख लो। W रिवर्सिबल की बात करूं, -2.303 NRT, इस NR की जगह पर PV भी पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। 2.303 NRT लोग V2/V1 को आप लोग क्या लिख सकते हो स्टेटसोमीटर से, P1/P2। हो सकता है आप समझ पा रहे हो। उसके बाद Yes, sir. W इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन है, -P एक्सटर्नल, किसी कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है। तो मेरी केमिस्ट्री में 2 फॉर्मूलों से ही सारे के सारे आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एडियाबेटिक वर्क हमारे यहाँ कैलकुलेट नहीं होता है, NR अपॉन गामा -1 T2 - T1 N। क्लियर है? तो कुल मिलाकर मुझे इन दोनों से काम चलाना है, उसने कहा पाथ फंक्शन, मैंने कहा जी एग्जैक्टली पाथ फंक्शन डन। अब दूसरी बात, W वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इफ बाय द सिस्टम माइनस डन ऑन द सिस्टम प्लस। ठीक है जी, ये डन भी हो गया। वर्क एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम, वो मैंने P डेल्टा V कर दिया है। फिर ये ग्राफ से हम कैलकुलेट करेंगे, यूनिट क्या है इसके बारे में बात कर रहा है। अब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके जाएगा। अब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हीट का डिस्कशन और कर लें। उसने कहा ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, तो फर्स्ट लॉ की बात ही करेगा वो।
उससे पहले हीट की बात कर लो, यहाँ हीट लिखा, इसमें भी अगर हीट एब्जॉर्ब है प्लस क्यू, हीट अगर इवोल्ड है माइनस क्यू। और मैंने एक बात और बताई थी आपको, डब्ल्यू और क्यू जो है, जो वर्क एंड हीट है, उसमें जो वर्क है ना बच्चे, वर्क, उसमें जो आपका वर्क है, ये जो आपके पास हीट, जो आपके पास वर्क एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि आपके पास जो हीट है ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, और W आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको प्रूव करने के लिए शायद आपको याद हो, मैंने Q बाई टी लिखा था एंट्रोपी के फॉर्मूले में, न्यूमरेटर में आप Q लिखते हो, एंट्रोपी के फॉर्मूले में आप डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हो, आप कभी भी W बाई टी नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि हीट एक अनऑर्गेनाइज्ड है और एंट्रोपी भी केओस, रैंडमनेस को इंडिकेट करती है। अगर इस बात को आप एग्जैक्टली समझ पाए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्लियर? अब यहाँ एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, जबकि इस पर काम करने से अच्छा मैंने बच्चों को ना इसके डिफरेंसेस पे ले जाकर काम खत्म कर देना है। ये मेरे पास इसके डिफरेंसेस में, लिसन केयरफुली, वन इज रिवर्सिबल, सेकंड इज इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर वन, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ड्राइविंग फोर्स, डिफरेंस इन बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, किसी भी प्रोसेस को आगे ले जाने वाला फोर्स और किसी भी प्रोसेस को पीछे ले जाने वाला फोर्स, अपोजिंग अपोजिंग, उनके बीच में अगर इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस हो, वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस, जब चाहो डायरेक्शन बदल डालो, जब चाहो डायरेक्शन बदल डालो, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिएक्शन नहीं, प्रोसेस। और जब डिफरेंस इन बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स सिग्निफिकेंटली लार्ज हो, क्लियर? जैसे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं बच्चे, उसको आप बैक साइड थोड़ी लेके आ सकते हो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं तो उसको आप क्या बोल देते हो? इररिवर्सिबल। तो सुनने में इंटरेस्टेड हो? अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनेटली स्लोली सो दैट ऑल चेंज अकरिंग इन अ डायरेक्शन प्रोसेस कैन बी actually reversed and system remains almost in equilibrium with the surrounding at every stage of the process is called a reversible। तो इतनी लंबी चौड़ी लाइनें पढ़ने से अच्छा मेरी वाली बातों को सुन लो। डिफरेंस इन बिटवीन ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स वेरी स्मॉल है, क्लियर? व्हेन यू वांट देन यू कैन चेंज द डायरेक्शन, क्लियर? जब आप चाहो, जब आप चाहो, क्लियर? जब आप चाहो तब आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि वेरी स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स है। जब आप किसकी बात कर रहे हो? रिवर्सिबल प्रोसेस की। ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर, वो बता ही दिया मैंने, अपोजिंग फोर्स सो दैट द ऑल स्टेज प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इनफिनिटली स्मॉल चेंज बाय इंक्रीजिंग द ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली। तो कुल मिलाकर ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ मेरे इतने इतने वर्ड्स के अंदर है। एग्जैक्टली सुनो तो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल, तो मैं नंबर 2 पे लिख रहा हूं क्या, कि ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और अगर इसको कंप्लीट करना हो तो मेरे भाई ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसका लाइफ टाइम इनफाइनेट, आपके नोट्स में लिखा होगा, चेक कर लेना। और जिसका लाइफ टाइम इनफाइनेट हो उससे मिलने वाला वर्क भी कैसा होता है? मैक्सिमम। उससे मिलने वाला वर्क भी कैसा होता है? मैक्सिमम। जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जो चलता ही रहेगा लगातार, उससे मिलने वाला वर्क भी कैसा होएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल वर्क है। अगर पेपर में पूछ लिया कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, देन योर आंसर शुड बी -2.303 nRT log V2 by V1। इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस, मतलब ये एक्चुअल नहीं है। अब इनका उल्टा करके लिख दो, ये जितने भी नेचुरल है, सॉरी इरिवर्सिबल है, वो नेचुरल है तो मतलब रियल है, ये कंप्लीट हो जाएंगे। इनका लाइफ टाइम क्या होता है? इनका जो लाइफ टाइम है वो फिक्स है, फिक्स है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, इनफाइनाइट की जगह पे एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर खत्म होने वाले। इससे मिलने वाला वर्क मैक्सिमम नहीं है, उसको हम कंपेरेटिवली लेस मान के चलते हैं, क्योंकि जो फिक्स टाइम पीरियड में खत्म होएगा उससे मिलने वाला वर्क मैक्सिमम कभी भी नहीं हो सकता। क्या आप नींद में हैं? No, sir. नो सर।
तो क्या मैं आगे बढ़ूं इससे? Yes, sir. ये बच्चे इसके अंदर ना सिर्फ फॉर्मूलों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ ये जो पेज मेरे पास आया, अब 11वीं क्लास आप लिखने जा नहीं रहे हो, कभी कभी 11वीं क्लास में अगर डेरिवेशन पूछ ले तो फिर उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन करके दिया ना, जो आगे हमारे पास रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला आ रहा है। तो एक छोटा सा काम करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर? मेरे पास पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, बस इतनी कहानी काम की जो मैं लिखता आ रहा हूँ लगातार। और यहाँ पहुंचते एक्सपेंशन वर्क का फॉर्मूला आ गया, और एंड में आते आते मेरे पास डब्ल्यू रिवर्सिबल 2.303 एनआरटी आ गया कंप्रेशन के लिए, और यहाँ नीचे आ जाएगा मेरे पास एक्सपेंशन के लिए, इससे ऊपर एक्सपेंशन के लिए ये वाला। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूं कि आप अलग अलग फॉर्मूले यूज ही मत करो, आप एक ही फॉर्मूला लगाओ एक्सपेंशन वाला, ठीक है, और उसके बाद की कंडीशंस पढ़ लो बस। अगर वो कह रहा है कि पहले प्रेशर, पहले का वॉल्यूम 10 है, बाद का 20 हो गया, तो एक्सपेंड हो जाएगा। पहले का वॉल्यूम 20 है, बाद का 10 हो गया, तो अपने आप ही log 1/2, जब log 2/1 करोगे माइनस प्लस हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो अलग अलग फॉर्मूले हम क्यों याद कर रहे हैं? एक ही फॉर्मूला याद करके हम अपना काम चलाएंगे। Yes, sir. अब मैं आपको इनवाइट करूंगा, जो मेरे पास अब टाइम हुआ है 8:57 तो है हमारे पास टाइम, जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया था कि आपका डन सेकंड से पहले पहले तक डन हो जाएगा। तो 40 मिनट से ऊपर है, 2-3 मिनट। एक काम करना, जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखना, आपके पास सिनॉप्सिस पड़ा ही है, 2 का सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो, फिर सोचो कैसे हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, हाँ या ना बस। डेल्टा वी Yes, sir. 0.5 लीटर है, और एक कन्वर्जन यूनिट बच्चों को पता है, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये कन्वर्जन यूनिट है, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये कन्वर्जन यूनिट है बच्चे। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि क्या फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा कि नहीं। 2 लीटर वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, 273 टेम्परेचर है, 5 एटीएम प्रेशर है, एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम अंटिल प्रेशर ऑफ गैस रीच 1 एटीएम। हो जाएगा सर। ये देख लो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, देखो मैंने कहा था ना आपसे मैक्सिमम वर्क, तो अगर मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल कैलकुलेट करना है। Yes, sir. 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो मोल निकल आएंगे, आधा मोल। 5 लीटर आइसोथर्मली अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स 25, तो एक्सपेंशन हो रहा है, लोग 25/5 हो जाएगा, लोग 5 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा उसका वैल्यू। क्यों भाई? Yes, sir. रिदम मत तोड़ो भाई, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल सिंगल वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, जिससे आपके लिए काम करना आसान हो जाए। इसके बाद अपनी बुकलेट उठाना और 2 घंटे में उसको खत्म करके परे मारना। शाम को कभी भी लग Yes, जाओ, sir. 4 से 6, 5 से 7, जब भी तुम्हारा टाइम लगे। अब जो आपका बुकलेट स्टार्ट हो रही है ना, उसके पहले ही पन्ने पर, जो आपकी बुकलेट स्टार्ट हो रही है ना, उसके पहले ही पन्ने पर ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप समझो कि ये जो आपके पास चेंज है, क्लियर, ए से बी, तो आपको पता है ये आपके पास स्मॉल इक्विलिब्रियम्स का सम है, स्मॉल इक्विलिब्रियम्स का सम है। तो जो ए से बी का चेंज है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल। तो जब आपसे वो आप ही की बुक का शायद दूसरा क्वेश्चन ही है, आप ही की बुक का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर इसी में इस चेंज में आपसे वर्क पूछ रहा है, तो आप समझ जाना वो रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगेगा। और जब ये सडन चेंज हो जाए सी से बी, तो ये आपके पास इरिवर्सिबल चेंज है, तो वहां पी डेल्टा वी लगेगा, और यहां 2.303 एनआरटी वाला फॉर्मूला लगेगा, जो स्मॉल चेंजेस के थ्रू आए वो रिवर्सिबल है। हीट के बारे में आपको बता चुका हूं, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, क्लियर है।
अनऑर्गेनाइज्ड। अब बात शुरू होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या मैं ऐसे ही चलने दूं? कोई दिक्कत? No, sir. वनीत नो सर, सर। ओ वनीत, हाँ जी सर। ठीक है? हाँ जी मुझे सर। लगा तू सो गया। नहीं नहीं सर, चाय? पीली सर। वेरी गुड। दिवेश ने नहीं पी, इसको 50 डिजिटल चाय 50। ये पंगे लेता रहता है आजकल। मैं तो ना ये सामने नहीं होता है मेरे सर, को कूट देता है इसको है। कल शाम को। सर वहाँ पे बुला लो सर दिवेश। हाँ, अब तो आ ही सकता है। दिवेश तो यहाँ मैंने तेरे को कूटना है करना। कहता ना मेरा मन कर गया, मेरे को अच्छा लग गया। लोग जवाब भी देखो क्या दे रहा है यार, अजीब सा। सुनो कल भाई, टेस्ट अच्छा हो गया होगा सर इसका। मुझे भी ऐसा लग रहा है, तभी चमका हुआ था थोड़ा सा। कुछ भी। वैसे लंबा था टेस्ट, मैंने देखा ना 8-9 पेज तो कैसे केमिस्ट्री के थे। एक यार वो आधे घंटे में खत्म भी करना था ना। क्या कह रहा है? केमिस्ट्री बहुत मुश्किल पाई थी थोड़ी सी। मेरे को भी लगा था वो थोड़ा सा ना। चलो जी, इट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस सिंपल है, नीदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू द अनदर। सिंपल सी बात है, क्लियर। नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट। बस ये सबसे बड़ा पंगा है इसके अंदर। अभी तो हम इसको सहन कर लेते हैं, लेकिन जिसको सेकंड लॉ पता है, मान लो आप धीरे धीरे सब्जेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपको इस वर्ड पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे इस वर्ड पे और शायद आपको भी इस वर्ड पे प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपके पास फॉर्मूला डेल्टा जी डेल्टा एच, इसका कहना है डेल्टा जी बराबर डेल्टा, इसका कहना है, लेकिन मेरा मानना है टी डेल्टा एस भी होता है। मतलब कुछ वर्क का वेस्टेज भी होएगा, कुछ हीट का वेस्टेज भी होएगा, सारा हीट इक्विवेलेंट अमाउंट में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहां हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्यों? हमें सेकंड लॉ पता है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ तो गए ना? क्लियर है? Yes, sir. सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो ठीक है ना, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदली है जब, तो सम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। मतलब एक अगर डिस्ट्रॉय हुई, वो कहता डिस्ट्रॉय होती नहीं है, मैं तो मान लो बोल रहा हूँ, एक डिस्ट्रॉय हुई तो साइमल्टेनियसली दूसरी क्या हो जानी है? प्रोड्यूस हो जानी है। तो कुल मिलाकर सम ऑलवेज कांस्टेंट ही रहना है, कंजर्वेशन है। अब वो कह रहा है कि ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते हैं, क्लियर, जिसमें आप हीट ट्रांसफर ना करो और वर्क होता रहे। वो तो ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए भाई, फर्स्ट कोई थर्ड में बोला हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लिखोगे तो आपकी एनर्जी तो कंज्यूम होएगी, अगर आप बोलोगे तो एनर्जी तो कंज्यूम होएगी। तो आप सोचो कि आप बोलते रहो और एनर्जी कंज्यूम नहीं हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अगर, क्लियर, तो अगर दूसरी फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है और पहली फॉर्म इनपुट नहीं जा रहा, तो ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? इसका मैथमेटिकल फॉर्म मैं ज्यादा तामझाम नहीं करता इस पे, डेल्टा ई प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, बस यहीं से हमारा FLOT का मैथमेटिकल फॉर्म निकल आएगा। अब डिपेंड कर रहा है कि क्यू किस फॉर्म में दे रखा है, हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस हीट एवोल्ड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस, और इसकी जगह P डेल्टा V अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो फॉर्मूले का ही काम था। अब मैं एक बार और आपको इनवाइट कर रहा हूं, किस काम के लिए? जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 5 को फटाफट सोच लो। ऐसे हमने क्लास में आपको लिखवा के करवा रखे हैं, नोट्स में है आपके। हो गया सर। सिमिलरली इसको देख लो, हो गया सर। और सिमिलरली इसको देख लो। अ गैस ऑक्यूपाइड 2 लीटर एट STP प्रोवाइडेड 30, मतलब प्लस 30 जूल हो गया, सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 2.5 लीटर एट 1 ATM। कैलकुलेट चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो प्रेशर 1 है, वॉल्यूम का चेंज 2.5 है, तो उससे 0.5 लीटर ATM आ जाएगा। एक्सपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम बिकम्स 2.5 लीटर, 2 लीटर था ना पहले, यस सर। तो चेंज 0.5 का आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करके जूल में कैलकुलेट कर लो,
और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू माइनस में था पुट करो, क्यू प्लस में था, आंसर आ जाएगा। बस जो गलतियां बच्चे करते हैं वो आपको पता ही है, आप तो नहीं करोगे कम से कम। कौन सी गलती नहीं करोगे कि लीटर एटीएम में जूल जोड़ दिए, वो गलती मत कर लेना बस। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, देखना ध्यान से, इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, इंटरनल एनर्जी EU डेल्टा U इज इक्वल टू दैट QV, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। बस जो काम मैंने आपसे करवाना था वो ये वाला है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब पता है क्या होता है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। जब वैक्यूम में बच्चे P एक्सटर्नल तो 0 हो गया, तो W भी 0 हो गया। कोई आपने हीट का इनपुट तो दिया नहीं ना एक्सपेंशन के लिए, आपने कोई हीट का इनपुट तो दिया नहीं ना एक्सपेंशन के लिए, आपने फ्री एक्सपेंशन में हीट का इनपुट तो दिया नहीं है। तो फिर है आइसोथर्मल, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। एडियाबेटिक Q0 हो गया ये भी। तो इन तीनों से छोटे मोटे क्वेश्चन जुड़ते रहेंगे, तो इसको इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट है। लो जी, इसके बाद का काम है एंथैल्पी। तो मैं एंथैल्पी पे आऊं तो उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपसे कर लूं, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। हम फालतू की बात करी मत, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूला पे फोकस करना है। अभी डेरिवेशन कैसे हो, उससे क्या मतलब हम लोगों को ना, ये एंथैल्पी चेंज है, ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। हाँ, आपको ये भी पता है पी डेल्टा वी, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना बच्चे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर। तो आपने इस पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा एनजी आरटी, क्लियर। अब हमारी केमिस्ट्री में इसके और इसके दोनों के क्वेश्चन आपको इजीली मिलते रहेंगे। कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वॉल्यूम, जैसे आपको पता है ना क्यू वी एंड क्यू पी, जब डेरिवेशन हुए थे तो क्यूवी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई, और क्यूपी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। आपसे ढेर बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे, मैं उसको लिख के बता देता हूं। मान लो उसने बेंजीन लिख दिया लिक्विड फॉर्म में, इसको बर्न करवाने के लिए 7.5 O2 गैस फॉर्म में चाहिए, ये 6 CO2 गैस फॉर्म में बना गया, और इधर से 3 वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिक्विड फॉर्म में बना गया। तो मेरे से वो कह रहा है डेल्टा एनजी क्या है। बच्चे स्मार्ट हैं, इसको काट देंगे। सबसे पहले 6 माइनस 7.5, हमने तो इक्विलिब्रियम चैप्टर भी किया हुआ है, माइनस का 1.5 आ गया। अब क्वेश्चन का स्टाइल पता है क्या है, आप ही के असाइनमेंट के पहले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं उसने, कि डेल्टा एच डेल्टा ई का डिफरेंस आरटी कहाँ है, डेल्टा एच डेल्टा ई का डिफरेंस 2RT कहाँ है, डेल्टा एच डेल्टा ई का डिफरेंस 0 कहाँ है। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका डेल्टा एनजी निकालना आता हो तो ध्यान से सुन लो। जब आपके पास डेल्टा एनजी 0 है तो डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, डेल्टा ई। जब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था QP, और उस चैप्टर में KP। किस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। QP QV से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब ये दो बातें समझ में आ जाए तो जैसे नेगेटिव करोगे जैसे डेल्टा एनजी नेगेटिव करोगे, QV ज्यादा हो जाएगा। तो इस जगह नेगेटिव निकला हुआ बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए डेल्टा एनजी नेगेटिव का मतलब क्या निकला, QV इज ग्रेटर देन QP, मतलब डेल्टा E डेल्टा H से ज्यादा है। ये देखो स्टेट फंक्शन है, पुरानी बात है। EGS एक्सटेंसिव है, पुरानी बात है। इंटरनल एनर्जी, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल सकती, आपने कहा ना निकलने, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के डिफरेंसेस से, या डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसको एक बेकार का डेरिवेशन देता है, लेकिन काम की बात जो है बोर्ड पे वो शायद आपको समझ में आ जाए। ये वाला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। For the reaction involving solids and liquid, the value of delta H delta U do not differ significantly, इसीलिए डेल्टा Ng किसके लिए लगाया, सिर्फ गैस के लिए। तो हमने एक फॉर्मूला और दे दिया जो बोर्ड पे लिख ही दिया था मैंने, क्या, P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या, डेल्टा NGRT। बोलो भाई। Yes, sir. अब
जो मैं बोलता जा रहा हूं उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आ गए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आ गए। एक दो पे नजर मार लेते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा। चाहता क्या है, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ये लो जी वाटर वेपर बन रही है लिक्विड से टू बी परफेक्ट गैस। मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 41 किलो जूल। क्या दे रखा है इसने, ये हमें दे रखा है डेल्टा एच। आपको कैसे पता चला, पढ़ो पता चल जाएगा। एट 1 बार कांस्टेंट प्रेशर पे कितना दे रखा है 41। चाहता क्या है, इंटरनल एनर्जी चाहिए डेल्टा यू। मैं कैसे निकालू इसको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। अब इधर कौन था, 1 मोल ऑफ गैस, इधर लिक्विड था, तो डेल्टा एन जी क्या बन गया, प्लस यूनिट क्या है किलो जूल, तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल। टेम्परेचर का वैल्यू 373 क्योंकि 100 डिग्री दे रखा है, डेल्टा यू निकल आएगा। और वैसे भी डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, डेल्टा एच को ही ज्यादा होना था, तो ठीक है ना, वो 41 है, ये 37 है। मान लो ऑब्जेक्टिव हो तो ऑप्शन देख के भी काम बन सकता है। 2 को रिजेक्ट मारो, 1 को रख लो। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके हवाले। मैं अब 30 सेकंड तक कुछ नहीं बोलने वाला, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। यार इसका आंसर कैसे निकलेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी है बस। हो गया सर। कोई कंफ्यूजन, नो सर। एक इसको हाईलाइट करके अलग से लिख लेना। ऑल्सो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लग गया बॉयल्स लॉ। ऑल्सो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लग गया बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और PV इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। तो डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा PV और डेल्टा PV क्या हो गया आपके पास, जब टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है तो चेंज तो हो नहीं रहा ना बच्चे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 चल रहा है ना। इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार थ्योरी में दिखता नहीं है, इसको हाईलाइट करके रख लेना अलग से। एग्जाम्पल 13 अब अपने लेवल पे करना। मैं चाहता हूं अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। ये एक बोला था डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब कब हो सकता है, पहला डेल्टा एन जी 0 हो, पहली कंडीशन, ये हेडिंग डली हुई है। डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर कब हो सकता है, जब आपके पास डेल्टा एन जी 0 हो, डेल्टा एन जी 0 हो, क्लियर ना। दूसरा डेल्टा वी 0 हो, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। दूसरा पता है क्या पूछता है कई बार वो, कि हीट कब स्टेट फंक्शन हो सकती है, अंडर व्हाट कंडीशंस हीट इज कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शन। तो आप बोल दो अंडर कांस्टेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर इट इज डेल्टा एच, अंडर कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ द वॉल्यूम इट इज डेल्टा ई। then we can consider heat as the state function, not the path function. लो जी, इस पूरे पेज का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि मेरे को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्लियर, मुझे कैलोरीमेट्री मतलब मुझे डेल्टा एच का और डेल्टा ई का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास भाई साहब आ रहे हैं बोम कैलोरीमीटर, और बोम कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, दैट्स व्हाई हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई, डेल्टा ई। बाकी सिंपल, बार बार मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा, फिजिक्स भी पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स में, मेरी केमिस्ट्री में सीखना है तो आपको ये फॉर्मूले के अलावा इस पेज पर और कोई काम की बात नहीं करनी है। डेल्टा यू जेड, जेड कौन है भाई, इट इज अ हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इट इज इंडिकेशन ऑफ पर मोल। कैपिटल एम, वैसे मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास, मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास, ये पर मोल है, ये मोलिकुलर वेट बाय मास है। इसके बाद कॉफी कप कैलोरीमीटर है,
लेकिन उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन दिया हुआ है कि अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो बोम कैलोरीमीटर में निकाल लो। क्लियर। आगे ये कॉफी कप कैलोरीमीटर है, हाईलाइट करके देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जनरली अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डन इन अ कैलोरीमीटर शोन, जो ऊपर दिखा रखा है। क्लियर। एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर्मूला नहीं है, सिंपल। मैं तो कहता हूँ यार जब डेल्टा ई निकल गया तो फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, उससे निकाल लो डेल्टा एच का वैल्यू, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आसानी है, फॉर्मूले में चेक करके डाल के देख लेते हैं हम लोग। 1 ग्राम ग्रेफाइट है तो मास बाय मोलिकुलर मतलब पर मोल, ये हो गया पर मोल। टेम्परेचर का चेंज 1 का है, ये लो जी डेल्टा टी हो गया। हीट कैपेसिटी क्या दे रखी है 20.7 किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केल्विन लिख दिया। डेल्टा यू का कैलकुलेशन हो गया फॉर्मूले का यूज। फिर कह रहा है नेगेटिव साइन इज एडेड बिकॉज कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज एन एक्सोथर्मिक, और मैं तो कहता हूं कंबशन किसी भी चीज का हो ऑलवेज क्या होएगा एक्सोथर्मिक। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्लियर, एंड रेजोनेंस एनर्जी, ये सारी की सारी ऑलवेज क्या होती है एक्सोथर्मिक। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। अगर आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सुन रहे हो तो मुझे लगता है आपकी समझ में बातें आ सकती हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दो बेस बनेंगे, एक बनेगा एक्सो जब डेल्टा एच नेगेटिव आने वाला है, एक बनेगा एंडो जब डेल्टा एच पॉजिटिव आने वाला है। डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव जब रिएक्टेंट की एनर्जी, जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा, और एंडो कब आएगा, एंडो जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा। मुझे लगता इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, बस आपको डेल्टा एच को प्लस लाना है तो पी बढ़ा दो, माइनस लाना है तो आर बढ़ा दो, इतनी सी कहानी है। इसके बाद आपको बता रखा है स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सबस्टेंस एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी, वही सेम, जब डेल्टा एच नॉट लिखा तो 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने आपको बताया था जो डेल्टा एच रिएक्शन है, रिएक्शन के 50 टाइप हैं, कम से कम 10-15 तो हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। 6 फैक्टर हैं जिसको 3 हिस्सों में बांट दिया। फिजिकल स्टेट, उसी के पैरेलल में क्या लिख लोगे, एलोट्रोपिक फॉर्म। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा उसी के पैरेलल में, चौथा मतलब फर्स्ट कौन हो गया फिजिकल स्टेट। देखो ना, लिक्विड बना, गैस बना तो हीट बदल गई। इससे क्वेश्चन बना सकता है, आप तो सारे समझदार हो, कौन सा पहली बार पढ़ रहे हो, वो आपसे पूछे कि हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर निकालो तो इस इक्वेशन को पलटी मरवा देना, तो लिक्विड उस साइड चला जाएगा, ये भाई साहब प्लस 286 हो जाएंगे, ये माइनस ही पड़ा रहेगा। तब दोनों को जोड़ोगे, प्लस 286 माइनस 242, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस। तो पहला फैक्टर कौन हुआ, फिजिकल स्टेट, उसी के पैरेलल में एलोट्रोपिक। तीसरा फैक्टर कौन हुआ, कॉन्सन, उसी के पैरेलल में, कॉन्सेंट्रेशन के पैरेलल में अमाउंट। लो भाई, अगर ये 4 फैक्टर आपके दिमाग में सेट हुए तो बहुत अच्छी बात है। पांचवा फैक्टर क्या पूछ लेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड लेके चलता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेंजीन लिक्विड है, वाटर ऑक्सीजन गैस है, और यहां CO2 गैस है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड लिया तो पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड में। अगर नॉन स्टैंडर्ड की जगह 100 डिग्री ले ले तो भाई साहब ये भी किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो अब सोचो जब गैस गैस तो इसका डेल्टा एनजी बदलेगा, डेल्टा एनजी बदलेगा, जब डेल्टा एनजी बदलेगा तो डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों अफेक्ट होंगे। फिर कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेशन करवा रहे हो या कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा ई निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा एच निकालना है। हाँ भाई, यस सर। फैक्टर अफेक्टिंग को समझ गए ना ढंग से आप लोग। हाँ जी सर। इसके बाद आपको कह रहा है कि इक्वेशंस लिखनी है,
तो मैंने कहा वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होती है, अगर एक्सो तो माइनस लगाना होता है, एंडो तो प्लस लगाना होता है, क्लियर ना, और ये सब लिखना होता है जो इक्वेशन दे रखी है उसके साथ ही। उसके बाद आपको पता है हैश लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब क्या है, कोई एक रिएक्शन, इसको लेकर मैं सीधा एक काम कर दूं, टाइम अपडेट हमारे पास क्या है, अभी 19 मिनट्स हैं, तो मुझे लगता है हम काफी हद तक विनर हो जाएंगे चीजों के। जो हैश लॉ और कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन है, अगर मेरे को आप सुन रहे हो तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बताता हूं, ध्यान से सुनना। सोडियम सॉलिड, आप समझ के मैं क्या करने वाला हूं, बोर्न हैबर साइकिल, सोडियम सॉलिड, हाफ क्लोरीन गैस, क्लियर। अब आपको पता है हीटो फॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए उसके अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट यूज करो और 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दो। लो जी, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन है। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, यहां तक पहुंचने का कोई और रास्ता, यहां तक पहुंचने का कोई और रास्ता, एक रास्ता तो यही हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन, कोई और रास्ता। मैंने कहा सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बदला, सोडियम गैस को सोडियम प्लस गैस में बदला, क्लोरीन को क्लोरीन एटम में बदला, क्लोरीन एटम को क्लोराइड गैस एट आयन में बदला, फिर इन दोनों को कंबाइन करके मैंने NaCl सॉलिड बना लिया। इसके बीच बीच में जो एनर्जीज थी, पहली वाली हीट ऑफ सब्लिमेशन, दूसरी वाली हीट ऑफ आयोनाइजेशन, तीसरी वाली हीट ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन, नेक्स्ट वाली हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, अगली वाली डेल्टा एच लैटिस। और अगर मैं इन पांचों का सम कर दूं, अगर मैं इन पांचों का सम कर दूं तो डेल्टा एच फॉर्मेशन के बराबर आएगा। अगर मैं इन पांचों का सम कर दूं तो मेरे पास डेल्टा एच फॉर्मेशन के बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं क्या, हैश लॉ। और हैश लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब if process proceeds in one step, same, if the same process proceeds in 5 steps, then the enthalpy change should be equals to the enthalpies, sum of enthalpies, sum of enthalpies in the several steps। और वैसे बोर्न हैबर साइकिल को हमने यूज ही किस लिए किया था, लैटिस एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि आयंस के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, तो आयंस तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो बोर्न हैबर साइकिल को हमने लैटिस एनर्जी निकालने में, आई थिंक इसका 22 या 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसपे पूरा हैश लॉ अप्लाई हो रखा है, मतलब बोर्न हैबर साइकिल अप्लाई हो रखा है। क्लियर है, 21 या 22 होएगा, ये रहा। तब भी मैंने ऐसे ही आपको कहा था इसको कर लेना। और अब मैं आपको फिर 1-1.5 मिनट के लिए मैं म्यूट पे जा रहा हूं, म्यूट मतलब चुप हो रहा हूं, और इसको सोचो कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। छेती छेती देखो भाई। वन को 2 का हाफ, 3 एज सच, 4th एज सच ऐड करोगे और एक अननोन रखोगे और सामने रख दोगे 414 के। आपकी क्लास में सबके आंसर अलग अलग आए थे, मुझे अच्छी तरह पता है, जितने बच्चे थे उतने आंसर आ रखे थे। समझ गए ये वाला डेटा सारा? Yes, sir. बस इससे आंसर आ जाएगा फाइनल। सब्लिमेशन एंडो होता है, डिसोसिएशन एंडो होता है, आयोनाइजेशन एंडो होता है। इलेक्ट्रॉन गेन जैसा था वैसा पुट कर दिया मैंने विदाउट एनी चेंज, प्लस में रखना तो अपने आप माइनस हो गया। फॉर्मेशन माइनस ऑलरेडी पुट किया है, इससे तुम्हारा एक्स निकल आएगा एग्जैक्टली। समझे भी हैश लॉ क्या है? Yes, sir.
ठंडे हो गए मुझे लगता है तुम लोग, नो सर। ज्यादा No, पढ़ रही है sir. लगता है। No, sir. चलो अच्छी बात है ये तो। अब हैसलो के बाद मुझे शुरू करने, अब तो हेडिंग्स पढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में सब चीजें वर्ड टू वर्ड आती चली जाएंगी। जैसे हीट ऑफ कंबशन है, एनर्जी इवोल्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, बात खत्म। इट इज ऑलवेज एक्सो। इतना कचरा नहीं पढ़ना होता यार, सिंपल हेडिंग लिख के समझ लो, एक्सो है। हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैलोरीफिक वैल्यू, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपकी बुक में, आरपीएस में, असाइनमेंट में। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने में हेल्प करता है, जितना पर ग्राम डेल्टा एच कंबशन ज्यादा हुआ पर ग्राम, दैट फ्यूल इज मोर यूजफुल, वो फ्यूल उतना ज्यादा यूजफुल है। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, ये भी मैंने आपको क्लास में लिखवाकर सोल्व करवाया था। 341 इथेन का है तो 30 से डिवाइड, इथाइन C2H2 होता है 24 से डिवाइड, 26 से डिवाइड। देखने में लग रहा है इथेन अच्छा फ्यूल है, लेकिन पर ग्राम पता चल गया इथाइन अच्छा फ्यूल है। तभी तो 10वीं क्लास में आपने सीखा था साइंस की बुक में, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी इथेन फ्लेम थोड़ी देखा था, ऑक्सी एसिटिलीन मतलब उसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन निकलती है, वो अच्छा फ्यूल है एज कंपेयर टू इथेन। हीट ऑफ फॉर्मेशन पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनने, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे शानदार क्वेश्चन बनने, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे। क्लियर? पहले तो ये डिफाइंड है पर मोल के लिए, ये डिफाइंड है पर मोल के लिए, पहली बात। दूसरी, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट यूज करनी है। अब तो 12वीं भी पढ़ ली, उसका पी ब्लॉक भी पढ़ लिया, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द कार्बन ग्रेफाइट है, क्लियर ना? सल्फर है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट आपके पास रोम्बिक सल्फर है। जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म्स हैं वो उनके स्टैंडर्ड है। ब्रोमीन है तो मेरे भाई लिक्विड है, आयोडीन है तो सॉलिड है, ऑक्सीजन है तो गैस है, क्लियर ना? तो उनके एलिमेंट से बनाना होगा और एक मोल ही बनाना होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, इज इट द हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट? इज इट? क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है? No, sir. कैल्शियम कार्बोनेट बन तो रहा है यार कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से, प्रॉब्लम क्या है? Sir, element से बनना हाँ, चाहिए. समझ गए मेरी बात। तो बहुत अच्छी बात है कि आप वर्ड टू वर्ड साथ में बोलते जा रहे हो, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हर्ष क्लास में होता है कि नहीं होता? उससे काफी दिनों की बात ही नहीं हुई। किसी को पता ही होगा? है? सर क्लास में। अच्छा ठीक है, गुड है यार। समझ में आ रहा है पुत्र? हाँ जी सर, हाँ जी। तुम बात बहुत ही नहीं करते यार। एक जशन था, वो शुरू शुरू में बात करता था, वो गायब हो गया। जशन है क्लास में? शायद नहीं है सर. ओके चलो, अब मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है, ठीक है जी। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का स्टेप नहीं है। ये दो बना दिए, एलिमेंट से बनाए लेकिन दो बना दिए, ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन का स्टेप नहीं है। तो इस तरीके से आपको कई बार वो पेपर में 4 ऑप्शन देकर कंफ्यूज करेगा। हमने क्वेश्चन भी किए थे ऐसे। तो किसी का डेल्टा एच निकालना हो तो आपको एक बढ़िया तरीका लगाना होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। तो इससे आपका डेल्टा एच रिएक्शन निकल आना है। तो ओवरऑल टास्क ये ले लो, ओवरऑल टास्क ये ले लो। तो मैं फिर आपसे कहूंगा, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन का नोट्स बनाने लगो तो पहली बात, बनाने क्या लगो, लिखे पढ़े अच्छी तरह रीड कर लेना उसको। एक मोल के लिए डिफाइंड है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट से बनाना होगा, क्लियर? और फिर डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट का सम को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना होगा। अब कई बार इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले इनके लिखने पड़ेंगे इक्वेशंस। जैसे कह रहा है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का कंबशन लिखना होगा आपको, क्लियर है? आफ्टर कंबशन CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस, वो सबको पता था। 3267 किलोजूल एनर्जी लिबरेट हो गई। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है बेंजीन की, तो कैसे बनाना पड़ेगा? 6C ग्रेफाइट प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, इसकी यहां जो फॉर्म बन गई C6H6 लिक्विड बन गया।
इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे ना ये सारे के सारे अब रिक्वायर्ड होंगे। तो मेरे को आगे उसने पता क्या कह दिया, हिटो फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन प्लस O2 से, हिटो फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस हाफ O2 से, और एक दे रखा था मुझे बेंजीन का कंबशन। तो शायद आप मुझे गाइड कर पाओगे इन इक्वेशंस को उठाकर, इन इक्वेशंस को यूज करके, इन इक्वेशंस को यूज करके मैंने इस फाइनल इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करना है। तो पहली बात, बेंजीन वाली इक्वेशन को तो क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, क्योंकि बेंजीन प्रोडक्ट साइड में चाहिए। कार्बन sir. वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। गॉट इट? Yes, sir. फिर इनकी सबकी एंथैल्पीज को जोड़ दूं, जिससे मेरे पास बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल आएगी। और अब थोड़ा सा भी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो ना, तो बच्चा पता है क्या करता है, सीधे सीधे इस इक्वेशन को -3267 कर लेता है। हीट ऑफ कंबशन थी ना ऑलरेडी, माइनस तो थी, प्लस कर लेगा, उल्टा करना है ना। चलो फिर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेंगे, और CO2 वाले 3.5 को 6 गुना करेगा, और फिर 285.83 को 3 गुना करेगा। बस इसका सम करके आंसर आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। अब आपका टास्क बनता है, एक बार आप थोड़ा सा ऑनेस्टली काम कर लो, एक एक वर्ड को पढ़ डालो। मुझे नहीं लगता 2-3 घंटे से ऊपर की नीड होएगी आपको। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं आपके साथ कि आप काम करो। इसने तो कुछ ज्यादा ही लंबा सोल्यूशन दे दिया है, इतना लंबा आप नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया उसका आंसर निकाल लेना, मुझे लगता है परफेक्टली मैच कर जाएगा। 17-18 कर लोगे अपने आप? Yes, sir. 18 पे नजर मार लो एक बार। सेकंड लो का टारगेट हम अगली क्लास में कर लेंगे ना, तो अभी अगर फटाफट करेंगे तो तुम्हें ही बोधर होएगा। मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो इसको पता है कैसे लिखना होगा, N2 2H2 1.5O2 इज इक्वल्स टू NH4NO3 सॉलिड। ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। 2 नाइट्रोजन से N2 लिख दिया, 4 हाइड्रोजन से 2H2 लिख दिया, 3 ऑक्सीजन से 1.5O2 लिख दिया, and those of N2O water, N2 half O2, H2 half O2। ये सब वैल्यूज दे रखी हैं। अब कह रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा, हाँ बोल भी देवेश, क्या प्रॉब्लम है? ओए देवेश, यस सर। हाथ खड़ा कर रखा तूने? सर गलती से हो गया था सर। ओके, तेरी बात करने के मूड से लगा तो सो गया था लगता है। नो नो सर। स्माइल मारी तूने, इसका मतलब पक्का सो गया था। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा, तो पता क्या करना है बच्चे, थोड़ा सा गाइड करूंगा मैं आपको। इक्वेशन नंबर 1 को तो उल्टा लिख दो, इक्वेशन नंबर 2 वैसे वैसे लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, और सबको जोड़ दो। गॉट इट? Yes, sir. समझ Yes. गए ना? इसका तामझाम में Yes. मत फंसना, ये तो लंबा हो जाएगा गेम। जो मैंने बताया वैसे ही कर लेना बस। वैसे तुम ऐसे ही करते होगे अब तो। Yes, sir. चलो, तो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बाद मैं चाहता हूं ना सीधे, अब देखो ये हेडिंग्स पकड़ लेना। उसने कहा जी हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिक्विड को वेपर में बदलना है, एंडो होएगा। हीट ऑफ सब्लिमेशन, एक सॉलिड को वेपर में बदलना है, अगेन एंडोथर्मिक होएगा। हाइड्रेशन क्लियर, ये अच्छी थ्योरी है ये वाली, हाइड्रेशन की और सॉल्यूशन की। वर्डिंग सुनना बच्चे, देखो इस पे फोकस करना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग ना। यहाँ मुझे रुकना होता है 2 मिनट के लिए। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करोगे ना, तो सॉलिड को सॉलिड ही रहने देना है, बस रिक्वायर्ड क्रिस्टलाइन वाटर ऐड करना होगा बस। बट नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट।
ठीक है जी। ये हाइड्रेशन है, तो जनरली सुनने में आया था हाइड्रेशन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है अट्रैक्शन की होने की वजह से। जो सॉल्यूशन है ना बच्चे, सॉल्यूशन इसमें थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना। तुमने सॉलिड लिया और यहां तुमने क्या लिख दिया, एक्वस। और होता पता ही क्या है, वर्डिंग सुनो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज एंथैल्पी चेंज। इनफाइनाइट डिल्यूशन ही बोल दिया, और शायद मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया था इनफाइनाइट का मतलब क्या है। आजकल मैं ना हर एक क्लास में जितने भी बैच चल रहे हैं समय पूछता हूँ, जब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आता है और जब भी इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है। बच्चे पता क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू। मैंने कहा इनफाइनाइट वैल्यू नहीं, जब अल्फा में चेंज आना, कंडक्टिविटी में चेंज आना, डिसोल्यूशन की मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाए, फर्दर नो चेंज इन सोल्यूबिलिटी वाली टर्म आ जाए, तो उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जब कोई भी सोल्यूट घुलना बंद हो गया बस उसको बोलते हैं इसका इनफाइनाइट डिसोल्यूशन हो चुका है। इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू ऑफ द सोलवेंट हो गई है, क्लियर। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन एक्सो सोलवेंट, फर्दर एडिशन ऑफ सोलवेंट डजंट प्रोड्यूस एनी एंथैल्पी, तो उसको बोल देते हो आप लोग सॉल्यूशन। तो हाइड्रेशन में और सॉल्यूशन का फर्क समझ में आया ना। हाइड्रेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके फिजिकल स्टेट बदलना मत। तो इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करोगे, इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन करोगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। चल भाई इधर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक दो होंगे, आप उसका ट्रायल कर लेना। अभी मेरे को दिख नहीं रहा कहीं पर, लेकिन एक अच्छी लाइन है। सर कहां पर है, अगले पेज पे। उस पे चलते हैं अभी ना। मेरे को थोड़ा सा पैनिक हो गया ना, 3 मिनट रह गए मेरे पास, लेकिन वैसे एक न्यूट्रलाइजेशन करवाना था मैंने, वो मेरा टारगेट था वैसे। ये है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, क्लियर। HCl गैस है, पानी में डाला, H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, माइनस 75.2 किलो जूल। इसने कहा व्हेन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस आयंस फॉर द, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है, बाद में बड़ी काम आएगी ये। इसको कहीं हाईलाइट करके अलग से लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वाली लाइन है ये, क्लियर। For the calculation of enthalpy of formation of ion in aqueous solution, enthalpy of formation of H plus ion in the aqueous solution is taken as 0। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बुकलेट के अंदर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, तब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। H plus की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H plus की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H plus की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टेकन एज 0। उसके बाद बच्चे एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन पता है आपको, ग्रेफाइट को डायमंड में, डायमंड को ग्रेफाइट में। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हो, जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको बोल देते हो, मतलब उसको बोल देते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मेरा मेन फोकस पता है क्या है, तुम्हें ना इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब जैसे पीछे मैंने एग्जांपल लिए थे 2-4, अब मैं इस एग्जांपल को उठा लूं, मान लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन बिलो। अब यहां मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, इथेन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, कार्बन का कंबशन, हाइड्रोजन का कंबशन, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। C प्लस O2 CO2, हाइड्रोजन का कंबशन H2 प्लस हाफ O2 वाटर, इथेन का कंबशन इथेन प्लस ऑक्सीजन 2 CO2 3 वाटर, क्लियर। 4 3 7 3.5 एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन C2H2, ये लिखा मैंने 2 कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, H2 ये बन गया। वो कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज व्हेन एसिटिलीन इज हाइड्रोजनेटेड, लो जी काम बन गया। ये मैंने इथीन लिखा, ये 2H2 लिखा, ये मैंने C2H6, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप मुझे गाइड करो, इक्वेशन नंबर 4 को उल्टा करके लिख दें, इक्वेशन नंबर 3 को उल्टा करके लिख दें, और हाइड्रोजन वाली को ऐसे लिख दे 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसी ड्यूरिंग को जो कार्बन वार्बन बनेंगे वो कैंसल वैंसल हो जाएंगे। समझ गए? Yes, sir. क्लियर है? तो कुल मिला के इक्वेशन लिखनी आनी बड़ी जरूरी है, तब आप एग्जैक्टली काम कर पाओगे इस पे। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा ही है ना सर वो? हाँ, वो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते थे ना हम लोग। हाँ जी सर। तो ये वाली बात मैं ऑलरेडी आपसे डन कर गया, लैटिस एंथैल्पी, ये हमें फायदा हो गया कि ये वाला 20 नंबर क्वेश्चन पे ट्राई जरूर कर लेना। ओके सर। अगर अभी करना है तो अभी कर लो, वैसे टॉक टाइम हमारा खत्म हो गया है, क्लियर। इस पर ट्राई कर लेना बच्चे। यस सर।
इस पे जरूर ट्राई कर लेना, आपको कसम है आपके पेपर की। क्लियर? इस पे ट्राई करना है बच्चे, ओके सर। ठीक है। बस एक ना मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन जरूर समझाऊंगा, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुश्किल से 20-25 मिनट में कवर कर लेंगे। मैंने टोटल टाइम एक बैच में लगाया था क्रैश कोर्स में, 16 मिनट मेरे को लगे थे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में, अप्रोक्सीमेट 30-32 मिनट लगे थे मुझे H2O2 में। आपके यहाँ थोड़ा सा कम टाइम, क्योंकि वो तो मेरे लिए नए थे ना सारे, आप मेरे लिए पुराने हो, तो मैं मुझे लगता है ये दोनों टॉपिक हम डन कर लेंगे, एक तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, दूसरा H2O2, अप्रोक्सीमेट ½ एन आवर लगाकर। तो आधा घंटा मुझे थर्मो का दे देना, आधा घंटा मुझे हाइड्रोजन चैप्टर का दे देना, ओके सर। ठीक है। Yes, तो sir. मुझे Yes, लगता है sir. बेनिफिशियल हुआ होगा आज का दिन तो, नहीं? यस हाँ सर। जी सर। चलो।